नमस्ते। कभी ये सोचा है कि जिस जमीन पर हम आज खड़े हैं उसने कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 200 मिलियन सालों में 9000 किलोमीटर की यात्रा की है। जी हाँ, आज हम भारतीय उपमहाद्वीप के इसी हैरत अंगेज सफर को समझने वाले हैं। एक महाद्वीपीय बहाव और जबरदस्त बदलाव की एक अनोखी दास्तान। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक प्राचीन बहुत बड़े महाद्वीप का एक टुकड़ा 9000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके आज का भारत बना कैसे। चलिए इस महाकाव्य जैसे सफर के पीछे के राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए, समय में बहुत पीछे चलते हैं। लगभग 200 मिलियन साल पहले, उस वक्त भारत जैसा आज हमें दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं था। ये एक प्रायद्वीप तो था ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही बड़े विशाल भूभाग का हिस्सा हुआ करता था। और इस विशालकाय महाद्वीप का नाम था गोंडवाना। सोचकर देखिए, आज के भारत, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये सब एक साथ एक ही जमीन के टुकड़े के तौर पर जुड़े हुए थे। जरा कल्पना कीजिए क्या नज़ारा रहा होगा। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जानते हैं ये गोंडवाना नाम आया कहाँ से? ये सीधे भारत से ही आता है। इसका नाम मध्य भारत की गोंड जनजाति के नाम पर रखा गया है। मतलब ये जो पूरी दुनिया की भूवैज्ञानिक कहानी है, वो हमारी अपनी जड़ों से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। तो अब कहानी में पहला बड़ा मोड़ आता है, वो घटना जिसने सब कुछ बदल दिया, गोंडवाना का टूटना। और बस यहीं से शुरू होता है भारत का वो अनोखा सफर। जरा सोचिए, धरती के अंदर उबलते हुए मैग्मा का इतना जबरदस्त दबाव बन रहा था, इतना ज्यादा कि उसने इस विशाल महाद्वीप को तोड़ना शुरू कर दिया, उसमें दरारें डाल दी। ये असल में पृथ्वी के अपने ही इंजन की ताकत थी, जो दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अच्छा, ये टाइमलाइन हमें इस पूरे सफर का एक खाका देती है। देखिए, 200 मिलियन साल पहले गोंडवाना का हिस्सा होने से लेकर 50 मिलियन साल पहले एशिया से टकराने तक हर एक पड़ाव एक बहुत बड़ा मोड़ था। चलिए, अब इन्हें एक एक करके थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो जैसे ही भारत गोंडवाना से अलग हुआ, इसने उत्तर की तरफ अपना लंबा और अकेला सफर शुरू कर दिया। और ये कोई शांत सफर नहीं था। ये आग, ज्वालामुखी और नए निर्माणों से भरी एक नाटकीय यात्रा थी, जिसने हमारी जमीन को वो आकार दिया जो आज हम देखते हैं। इसी सफर के दौरान एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, और इस एक विस्फोट ने दो बड़े काम किए। पहला, इसने भारत को मेडागास्कर से हमेशा के लिए अलग कर दिया, और दूसरा, इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक निशान भी छोड़ा। उस ज्वालामुखी से जो लावा निकला, वो परत दर परत जमता गया, और उसी से जन्म हुआ हमारे पश्चिमी घाट का। है ना कमाल की बात कि करोड़ों साल पहले हुई एक भूवैज्ञानिक घटना आज भी हमारे मॉनसून को रोककर पूरे दक्षिण भारत की जलवायु और खेती के लिए एक तरह से जीवन रेखा बनी हुई है। और यहाँ एक और हैरान कर देने वाला सबूत मिलता है। भारत के जो पूर्वी घाट हैं, उनकी चट्टानें और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी बेल्ट की चट्टानें भूवैज्ञानिक तौर पर बिल्कुल एक जैसी हैं। ये एक पक्का सबूत है कि ये दोनों जमीनें कभी एक साथ थीं, एक ही विशाल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा। खैर, सफर अभी जारी था। लगभग 60 मिलियन साल पहले भारत तैरते तैरते एक ज्वालामुखी हॉटस्पॉट के ठीक ऊपर से गुजरा। हॉटस्पॉट मतलब जमीन के नीचे एक बहुत ही ज्यादा गर्म इलाका। और इस घटना ने एक और बड़े निर्माण की नींव रखी। इसी के चलते बने दक्कन ट्रैप्स। ये लावा का एक इतना विशाल पठार है कि आज के महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा इसी पर बसा है। और जानते हैं, इसी लावे से बनी वो मशहूर काली मिट्टी, जो आज भी इस पूरे इलाके की खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और हाँ, उस जमाने में ये धरती डायनासोर का घर थी। यहाँ राजा सौरस जैसे विशाल डायनासोर घूमते थे, जिन्हें नर्मदा का राजा भी कहा जाता था। लेकिन फिर उनका अंत हुआ, एक नहीं बल्कि दोहरी तबाही से। एक तरफ तो ये दक्कन के ज्वालामुखी फट रहे थे, और दूसरी तरफ आसमान से एक विशाल एस्टेरॉयड आकर धरती से टकराया था। अब ऑस्ट्रेलिया से अलग होने के बाद भारतीय प्लेट ने उत्तर की ओर अपनी रफ्तार पकड़ ली। और रफ्तार भी कोई ऐसी वैसी नहीं, हर साल 15 से 25 सेंटीमीटर। अब सुनने में ये शायद कम लगे, है ना? लेकिन जियोलॉजी की दुनिया में ये रफ्तार बहुत बहुत तेज है। ऐसा लग रहा था मानो भारतीय प्लेट किसी रेस में हो अपनी मंजिल की ओर। और अब बस एक महाटकराव के लिए स्टेज तैयार हो रहा था।
और लीजिए, अब हम आ पहुंचे हैं इस कहानी के सबसे बड़े, सबसे जबरदस्त क्लाइमैक्स पर। वो महाटक्कर भारतीय और एशियाई प्लेटों के बीच, जिसने दुनिया की छत को जन्म दिया। तो चलिए देखते हैं ये हुआ कैसे। जब भारतीय प्लेट ने एशियाई प्लेट को टक्कर मारी, तो सोचिए जैसे दो गाड़ियां टकराती हैं और उनका बोनेट ऊपर उठ जाता है, ठीक वैसे ही जबरदस्त दबाव से जमीन की परतें ऊपर उठने लगी, मुड़ने लगीं, और इसी से जन्म हुआ 2400 किलोमीटर लंबी हिमालय पर्वत श्रृंखला का। और बाद में इन्हीं ऊंची चोटियों पर जो बर्फ जमी, जो ग्लेशियर बने, वही हमारी महान नदियों का स्रोत बने। तो आखिर में चलिए इन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं, देखते हैं कि कैसे इन सारी भूवैज्ञानिक घटनाओं ने मिलकर उस भारत को बनाया जिसे हम आज जानते हैं। ये जो महाकाव्य जैसी यात्रा थी, इसकी विरासत आज भी हमारे चारों तरफ हमारे नक्शे में जिंदा है। सोचिए, उस महान टक्कर से जो हिमालय पैदा हुआ, उसी ने हमारी जीवनदायिनी नदियों को जन्म दिया। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये सारी नदियां उन्हीं पिघलते ग्लेशियरों से निकलती हैं। और आज भी ये नदियां करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार हैं, हमारी सभ्यता की असली जीवन रेखा। तो अगली बार जब भी हम भारत के नक्शे को देखें, चाहे वो बारिश लाने वाले पश्चिमी घाट हों, या वो दक्कन का पठार जहां लाखों लोग रहते हैं, या फिर उत्तर में खड़ा वो महान हिमालय, तो हम सिर्फ भूगोल नहीं देख रहे होते, हम असल में करोड़ों सालों के इतिहास को देख रहे होते हैं, जो पत्थर में लिखा है। और यही इस देश की असली नींव है। और सुनिए, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज भी इसी वक्त भारतीय प्लेट लगातार एशियाई प्लेट को धकेल रही है, और हिमालय हर साल थोड़ा और ऊंचा हो रहा है। तो ये सवाल मन में आता है कि इस जमीन की अगली यात्रा क्या होगी, ये आगे और क्या बनाएगी।